Hi guys, it's me Rian. I welcome you all to Step Up Academy. और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो कि है चैप्टर 4 प्लानिंग, हमारी बुक का चौथा चैप्टर। ये होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है? सो मेक श्योर यू हैंग इन टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो। ओके, विदाउट फर्दर ado, let's dive right into it. बच्चों, दिस विल बी द रोड मैप ऑफ द चैप्टर। टेक अ मोमेंट, पॉज द वीडियो। ये सारे टॉपिक्स को नोट डाउन करो, इसी क्रोनोलॉजी में अपन पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलो सबसे पहले टॉपिक पे वी विल हॉप ऑन। सबसे पहले देखो, अच्छा चैप्टर शुरू करने से पहले एक इंटरेस्टिंग सी चीज करते हैं। अपन बनाएंगे एक सीईओ, ठीक है? सीईओ फला फला ढिमकाना कंपनी, ठीक है? ये सीईओ आप करेगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, हमारे सारे फंक्शंस कौन करेगा? सीईओ फला फला ढिमकाना कंपनी, ठीक है? अब देखेंगे अपन कि किस तरह से काम करता है। बहुत उम्मीद है अपन को इस सीईओ से, ठीक है? चलो सबसे पहले देखो कि भाई ये प्लानिंग है क्या चीज। रीड विद मी एवरीवन। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन, अगेन बाय whom इट इज टू बी डन। क्या करना है, किस तरह से करना है, कब करना है और कौन करेगा। अगर ये सारी चीजें आप डिसाइड कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? प्लानिंग। जैसे अपन ने आज डिसाइड किया भाई साहब स्कॉलर बनना, एयर रैंक लाएंगे, तो अपन ने क्या किया? प्लान बनाया कि अपन को पढ़ना है गजब की तरीके से और अपन क्या करेंगे? अचीव करेंगे एक दिन एयर रैंक। दिस इज व्हाट प्लानिंग। आपने क्या किया? प्लानिंग। इसकी बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन देखो, ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन थी, अपन गजब की डेफिनेशन देखेंगे। क्या है? रीड विद मी। प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, formulating various courses of actions to achieve them, and then selecting the best possible alternative from different courses of actions। और भाई साहब ऐसी गई है ना ऊपर से ये डेफिनेशन, तो समझो प्लानिंग में आप क्या कर रहे हो? आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो कि ये टारगेट होगा हमारे प्लान का, ये टारगेट होगा हमें जो इतने महीने इतने दिनों के बाद अचीव करना है, ठीक है? उस टारगेट को अचीव करना है आपको एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। ये डिसाइड कर लिया आपने। उसको अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स करोगे, क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन लोगे, वो डिसाइड किया आपने। और सारे बेस्ट अल्टरनेटिव्स में से आपके पास बहुत सारे तरह के ना रास्ते होते हैं किसी भी एम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। उनमें से सिलेक्ट करना है बेस्ट अल्टरनेटिव जो एफिशिएंट हो, गजब का एफिशिएंसी दे, आपको गजब का आउटपुट दे। वो प्रोसेस क्या है? प्लानिंग। जब आप ये सारी पंचायत डिस्कस करते हो, डिसाइड करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? प्लानिंग। ओके, ठीक है? जैसे अपन को लाना है 100 नंबर, 100 नंबर अपन ने डिसाइड ये लाना है, अपन ने बना लिया ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है? अब इसके लिए अपन ने क्या किया कि एक डिसाइड किया ये होगा हमारा कोर्स ऑफ एक्शन। हमें सुबह जल्दी उठना है, हमें इतने इतने घंटे पढ़ाई करनी है, फला 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 करना अपन को, ठीक है? कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड हो गया। अपन ने ये डिसाइड किया कि यार 3-4 किताबें हैं, उन 3-4 किताबों में से बेस्ट नंबर हमें कौन सी लाके दे सकती है, बेस्ट अल्टरनेटिव हमने सिलेक्ट किया और फिर हमने प्लान ऑफ एक्शन पे काम करना शुरू किया। तो ये जो खिचड़ी पकी है क्या हो रही है? यहाँ प्लानिंग हो रही है। लो भाई साहब, ये हो गया अपना प्लानिंग की डेफिनेशन खत्म। अच्छा, अब ये क्या है? टुक 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 क्या आया है? फीचर्स ऑफ प्लानिंग। इसके प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स होते हैं? सबसे पहला, contributes to objectives। प्लान आप हमेशा एक ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रख के बनाते हो, वेगली कुछ हवा में प्लान नहीं बन जाता है। हमेशा एक ऑब्जेक्टिव आप सेट करते हो, एक एम, एक टारगेट सेट करते हो जिसको अचीव करने के लिए आप प्लान बनाते हो। प्लान में वो सारी चीजें आप करते हो, डिसीजन मेकिंग करते हो जो कि लीड करती हैं अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव को। गेट इट? क्लियर? नेक्स्ट, प्राइमरी फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग नहीं तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। सोचो ना, अगर आपको अचीव करने हैं 100 नंबर अपने एग्जाम में, ठीक है? आपको प्लान अभी से करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि यार कल उठूंगा मैं चैप्टर 1 पढ़ूंगा, परसों चैप्टर 2, उसके बाद वाले दिन चैप्टर 3। आप क्या कर रहे हो? प्लान कर रहे हो ना। ऐसे तो नहीं यार कि आज या पूरी बुक निपटा दूंगा या आज पूरे दिन सो ही रहे हैं अपन।
हमेशा ये प्राइमरी फैक्टर होता है मैनेजमेंट का। प्लानिंग नहीं करी तो इसके बाद वाला स्टेप क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर पाओगे आप, आपके पास टारगेट ही नहीं है तो आप ऑर्गेनाइज किस चीज के लिए करोगे? ऑर्गेनाइजिंग नहीं करा, स्टाफिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है, डायरेक्टिंग नहीं कर पाओगे, कंट्रोलिंग नहीं कर पाओगे। तो ये प्लानिंग क्या है? फंडामेंटल स्टेप, फाउंडेशनल स्टेप है मैनेजमेंट का। ये है भाई साहब परवेसिव, दैट इज ग्लोबल, ग्लोबली यूनिवर्सली अप्लाई होता है, हर एक लेवल पे अप्लाई होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप एक किड हो, आप एक सीईओ हो, आप सीईओ हो या फिर आप मैनेजर हो, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने लेवल पे, अपने लोगों के लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए। नेक्स्ट देखो भैया, नेक्स्ट क्या कैरेक्टरिस्टिक है? फ्यूचरिस्टिक। प्लान आज के लिए नहीं बनाते आप, प्लान कब बना रहे हो कि एक हफ्ते बाद हम यहां खड़े होंगे, 2 हफ्ते बाद हम यहां खड़े होंगे, अगले साल हम यहां देखते हैं अपने आप को। फ्यूचरिस्टिक, ठीक है, फॉरवर्ड लुकिंग होता है हमेशा प्लान। क्या होता है? फॉरवर्ड लुकिंग। कंटिन्यूअस प्लानिंग इज अ साइकिल। आपने एक प्लान बनाया, आपने 1 महीने का प्लान बनाया, 1 महीना खत्म हो गया, आपने देखा क्या मैंने जो प्लान बनाया था अचीव कर पाया? नहीं, बिल्कुल नहीं अचीव हो, तो फिर से उस प्लान को अमेंड किया, चेंजेस लाए और फिर इंप्लीमेंट किया। क्या किया आपने? एक साइकिल रन करी, ठीक है। सो दिस इज अ नेवर एंडिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट देखो जल्दी से, इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। मैनेजर्स यहाँ पे सब चीजें डिसाइड करते हैं, तय करते हैं। टारगेट क्या होगा, कितने लोग लगेंगे हमको, ठीक है, फिर किस तरह का मेथड हम अडॉप्ट करेंगे, किस तरह के प्रोसीजर्स चलेंगे, क्या प्लान होगा, क्या पॉलिसी होगी, क्या प्रोग्राम होगा, राइट। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट मेंटल एक्सरसाइज। ऑब्वियसली भाई आप डिसीजन ले रहे हो तो क्या हाथ पैर से थोड़ी डिसीजन लेते हैं, दिमाग से। ऐसा कभी किसी को बोलते हो सुना है उसने घुटने से सोच लिया? नहीं, वो दिमाग से सोच रहा है। तो ये मेंटल एक्सरसाइज है। कोई और फंक्शन इतनी मेंटल एक्सरसाइज नहीं करवाता जितनी कराता है प्लानिंग। लो भाई, बढ़िया तरीके से अपन ने पढ़ लिया फीचर्स ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इंपॉर्टेंस क्या है। हम पढ़ क्यों रहे हैं भैया? ये इतना प्यारा सा नन्ना सा चैप्टर है, ये चैप्टर डाल क्यों दिया मैं किताब में? तो देखो क्यों डाला है। सबसे पहले प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग सेट कर रहा है आपके लिए एक एम, ठीक है, और उस एम को अचीव करने के तरीके भी बता रहा है प्लान। तो आप क्या कर रहे हो? बेसिकली प्लान के थ्रू डायरेक्शन तय कर रहे हो। इट इज डायरेक्टिंग यू टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। आप सब कुछ ना अज्यूम करके चल रहे हो कि ऐसा ऐसा पॉसिबल हो सकता है, वर्स कम वर्स ये हो सकता है, बेस्ट अगर हो सकता है तो ये हो सकता है, आप सब कुछ सोच के चल रहे हो। तो अनसर्टेनिटीज एकदम सरप्राइज होता है, अइला ये क्या हो गया, वो सब फैक्टर इसमें से चला जाता है। रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अच्छा एक बात बताओ, क्लास प्रोजेक्ट मिला, ग्रुप प्रोजेक्ट, ठीक है, अपन ने डिसाइड कर लिया पिंकी, सोनाली, मोंटू, चोंटू, ठीक है, ऐसे बच्चे मिल गए अपन को, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, ठीक है, अपन ने प्लान डिसाइड कर लिया। अब क्या होगा, एक जना जिसको जो काम दिया वही काम करेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मोंटू और चोंटू ने दोनों ने एक ही काम कर लिया। ओवरलैपिंग हट गई क्योंकि हमने प्रॉपर प्लानिंग करी, वेस्टफुल एक्टिविटीज हट गई, रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हुए। ओके, प्लानिंग हेल्प्स इन दैट। नेक्स्ट, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अब जब आप ना पहले से सब तय करके रखते हो तो आप रिसर्च करते हो कि भाई सबसे बुरी हालत में क्या हो सकता है, सबसे बढ़िया हालत में क्या हो सकता है, मीडियोकर हालत में क्या हो सकता है, कि हमारे एम्प्लॉयज छोड़ के चल गए तो हम क्या करेंगे, या एम्प्लॉयज बहुत दिनों तक बने हैं तो हम कैसे इनोवेशन लाएंगे। इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं मैनेजर के दिमाग में। क्यों? क्योंकि वो इतना दिमाग दौड़ा रहा है ना अपना कि उसे इनोवेशन लानी पड़ती है, ठीक है। वो रिसर्च करेगा, लोगों से ओपिनियंस लेगा, फिर एक प्लान डिवाइस करेगा। गेट इट? फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हो। अब इससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत मदद मिलेगी। आप पॉजिटिव, हेल्दी, एफिशिएंट डिसीजन ही लोगे। हाँ, कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि प्लान सक्सेसफुल होगा ही, लेकिन बहुत मेजर पोर्शन तक प्लान सक्सेसफुल होता है। प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई क्योंकि आप ना सारे अल्टरनेटिव्स, सारे पॉसिबल आउटकम्स को पहले ही कैलकुलेट कर लेते हो। ओके, इसीलिए डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। Establishes standards for controlling। ये पहला फंक्शन है, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन। कंट्रोलिंग में बेसिकली ये करते हो आप कि आपने जो प्लान किया था और जो एक्चुअली अचीव किया उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। हमें लाने हैं 100 नंबर, लेकिन आए हमारे कितने, 70। कंट्रोलिंग में हमने चेक किया कि हमारे एक्चुअली में कितने नंबर आए, 70 आए सिर्फ। 30 नंबर का जो डिफरेंस है वो क्यों आया, तो स्टैंडर्ड कौन किसने सेट किया,
प्लानिंग ने सेट किया ये क्वालिटी का प्रोडक्ट बनना चाहिए, ऐसा हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग में हम चेक करेंगे एक्चुअली क्या बना और क्यों नहीं बन पाया उस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट जो हमने प्लानिंग में डिसाइड किया था, ठीक है। वो अपन ने चेक किया, इसके बाद अपन ने फिर से नया प्लान बनाया और फिर से नए प्लान को इंप्लीमेंट किया। ओके, फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। देखो भाई लोग, प्लान ना हमेशा ऑब्जेक्टिव्स को सेट करके, ऑब्जेक्टिव्स को दिमाग में रख के बनाया जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप प्लान बना रहे हो तो आपका पूरा ध्यान वो कहाँ डालता है कि ये जो अपना प्लान है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट ए, कोई प्रोजेक्ट ए है, इसको अचीव करने के लिए है। तो पूरी टीम, पूरे रिसोर्सेस, सब कुछ किस में डेविएट होंगे, किस तरफ डेविएट होंगे, वो सारे एक डायरेक्शन में जाएंगे, अचीवमेंट ऑफ द ग्रुप गोल या अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल या अचीवमेंट ऑफ दैट गोल फॉर विच द प्लान इज बीइंग मेड। लास्ट आता है इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। ऑब्वियसली आप सब कुछ दिमाग में रख के चल रहे हो, आप सब कुछ अल्टरनेटिव्स को क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, उसमें से बेस्ट चूज कर रहे हो, तो आपके रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज होंगे। आपको सप्लाई करवाना है, ठीक है, अपन ये प्लान बना रहे हैं कि अपना सप्लाई कहाँ से आएगा, मटेरियल का, रॉ मटेरियल का। आप जाओगे कि दुकान में पहली दुकान से खरीद लोगे, नहीं, पूरे बाजार को छानोगे, उसमें से सबसे अच्छा प्राइस, सबसे अच्छी क्वालिटी जो दे रहा होगा वो चूज करोगे। ऑब्वियसली आपका पैसा सही जगह लगा, कम पैसे में ज्यादा आउटपुट मिला, एफिशिएंसी बढ़ गई। खत्म। वाह, लेट्स टेक अ मोमेंट एंड ब्रीथ एवरीवन, ठीक है, अपन बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब अपन आगे बढ़े, लिमिटेशंस क्या है, इंपॉर्टेंस तो देख लिया अपन ने, एकदम प्यारा प्यारा चीज है प्लानिंग, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। खराब क्यों है, सबसे पहले देखो, इट लीड्स टू रिजिडिटी, एक पाथ बना देता है वो, तो भैया इसी पाथ को फॉलो करो। अपन तो एक इंडिविजुअल है, अपन चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल से बनी है नहीं, बहुत सारे इंडिविजुअल से बनी है, पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को आपको कोऑर्डिनेट करके चलना है। तो एक प्लान जब इंप्लीमेंट कर दिया गया तो एक प्लान से जुड़ी हुई कितनी टीम्स हो सकती हैं, टीम ए होगी, टीम बी होगी, टीम सी होगी, डी होगी, ये सब एक ही प्लान पे चलेंगे, ठीक है। अब अगर टीम ए एक प्लान में चेंज कर रही है तो वो सारी टीम्स को करना पड़ेगा, हो सकता है वो सारी टीम्स चेंज ना करें, ठीक है, वो सेम प्लान पे चल रही हैं, तो ए ने कुछ और प्रोड्यूस कर दिया और बाकी टीम्स ने कुछ और प्रोड्यूस कर दिया, क्लैश हो गया, पूरे रिसोर्स बर्बाद, ठीक है। प्लानिंग से आती है रिजिडिटी कि आप चेंज नहीं कर सकते अपना प्लान, भले ही आगे जाके आपको कितना ही अच्छा ऑप्शन मिल जाए, कितने क्रिएटिव हो जाओ, ये भी एक आएगा अपना लिमिटेशन, आप चेंज नहीं कर सकते प्लान। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। चेंजेस जहां पे बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं ना, वहां प्लान काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप प्लान कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, 1 महीना 2 महीना में, लेकिन इन 1-2 महीने में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अब सोचो, कपड़ों को ले लो, कपड़े कितनी जल्दी ट्रेंड बदलता है, ठीक है। तो क्लोथिंग इंडस्ट्री में ना आप प्लान लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि एक हफ्ता आया, के पॉप बहुत चल रहा है, दुनिया पागल हो रही बीटीएस के लिए, बीटीएस के कपड़े आए, फिर ट्रेंड खत्म, लो अब कोई बीटीएस के कपड़े खरीद ही नहीं रहा। अपन ने प्लान कर लिया था कि भाई 2 साल तक बीटीएस के ही कपड़े प्रोड्यूस करेंगे, आप क्या करोगे, कोई खरीदेगा ही नहीं। तो लॉन्ग टर्म में डायनेमिक एनवायरनमेंट में प्लान्स अनसक्सेसफुल रहते हैं या फेल हो जाते हैं। रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, अभी अपन ने पढ़ा था, आगे चल के आपको कितना ही क्रिएटिव आइडिया है, यार अपन को ये कर लेना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, आप वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ओरिजिनल प्लान सर्कुलेशन में है। ओके, इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग हमेशा कौन करता है? बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल एग्जीक्यूटिव्स, आपको उन्हें हायर करना पड़ेगा। आप सोचो, एमएनसी लेवल पे बात कर रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनी की बात कर रहे हो, करोड़ों की कंपनी है, उसका टर्नओवर इतना ज्यादा हो रहा है कि अपन इमेजिन नहीं कर सकते। उसकी प्लानिंग कौन करेगा? ऐसे दिमाग वाले बंदे जो फीस करोड़ों में ले रहे हैं, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग करानी है तो पैसा भी, रोकड़ा भी देना पड़ेगा, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि इतनी सारी रिसर्च कर रहे हो आप, इतने सारे अल्टरनेटिव्स को कैलकुलेट कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो क्या हो रहा है? टाइम खर्च हो रहा है। आप वहीं तुरंत डिसीजन ले सकते थे, लेकिन प्लानिंग कर रहे हो तो आपको सारे अल्टरनेटिव्स को क्या करना है? कंपेयर करना और फिर उसमें से बेस्ट चूज करना है। टाइम आपका गया। इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लान हमेशा सक्सेस गारंटी नहीं करता। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि भाई ये प्लान कर ले, ये प्लान को तूने फॉलो किया ना, तेरी सक्सेस गारंटीड, तो वो आपको बना रहा है उल्लू। वो अपन को नहीं बनना है, क्योंकि प्लान कभी भी गारंटी नहीं करता है सक्सेस।
वो आपको एक जनरल गाइडलाइन देता है कि अगर ऐसे से चलोगे तो शायद सक्सेस मिले, लेकिन गारंटीड नहीं है। लैक ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है, जनरल गाइडलाइन है, एकदम सटीक जवाब आपको प्लान नहीं देगा, वो आपको एक जनरल परव्यू देगा, जनरल पर्सपेक्टिव देगा। चलो भाई ये खत्म हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपन। एक्सटर्नल, बाहरी लिमिटेशंस क्या, अभी जो अपन ने लिमिटेशंस पढ़ी ना वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में आती हैं। एक्सटर्नल लिमिटेशंस आर आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले नेचुरल कैलामिटी, अरे भैया बाढ़ आ गई तो क्या करोगे प्लान का, पोंगे बनाओ चने खा लो, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन कंपेटिटर्स पॉलिसी, कंपेटिटर किस तरह से हमारी कोई पॉलिसी का रिस्पॉन्स दे रहा है हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। एक रामलाल है लड्डू बना रहा है, एक श्यामलाल है लड्डू बना रहा है। रामलाल ने क्या किया, ऑफर निकाला बाय 1 गेट 1, तो श्यामलाल ने क्या किया, इतने प्राइस गिरा दिया अपने लड्डू के कि रामलाल के अब बिक ही नहीं रहे लड्डू, ठीक है। तो किस तरह से कौन किसको रिस्पॉन्स करेगा कंपेटिटर, आप पता नहीं लगा सकते और प्लान इसमें अनसक्सेसफुल रहता है। चेंज इन ट्रेंड्स, अभी जैसे अपन ने पढ़ा ट्रेंड बिल्कुल बाहर है कंपनी के कंट्रोल के, ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के, तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ट्रेंड चेंज हुआ तो आपका प्लान धरा का धरा रह जाएगा। चेंज इन टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजी में भी अभी आजकल ना हर दिन चेंज आ रहा है, ठीक है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका प्रोडक्ट चलेगा या कल को नया चेंज आएगा टेक्नोलॉजी में तो लोग आपका प्रोडक्ट पसंद करेंगे, तो प्लान क्या करेगा, हेल्प नहीं करेगा तब। अच्छा लास्ट यहाँ है चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट का भी कुछ भरोसा नहीं, कब क्या पॉलिसी आए, उसका क्या रिस्पॉन्स हो हमारे बिजनेस पर, या हमारा बिजनेस किस तरह से रिस्पॉन्ड करे उसको जो भी पॉलिसी आई, या लोग हमारे बिजनेस को किस तरह रिस्पॉन्ड करे पॉलिसी आने के बाद, ये प्लान नहीं बताता है। तो ये हो गई कुछ लिमिटेशंस, एक्सटर्नल लिमिटेशंस किसकी, प्लानिंग की। प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, अपन ने पढ़ लिए फायदे क्या है, नुकसान क्या है, प्लान क्या है। अब इसका प्रोसेस देखें कि आप प्लान बनाते कैसे हो, ठीक है। सबसे पहला स्टेज होता है डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो ग्रुप है वो जिस पर्पस के लिए बना है पहले वो सोचो। अपन ने एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, फला फला कंपनी अपन ने बनाया था ना अभी, फला फला ढिमकाना को उनने बनाया ग्रुप कि भैया हम इस सिटी में सबसे अच्छी पानी पूरी बेचेंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, हमें सबसे अच्छी पानी पूरी बेचनी और इस साल के एंड तक हमें 10 लाख का टर्नओवर करना है सिर्फ पानी पूरी बेच के। ये अपन ने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेट कर लिया कि ऑर्गेनाइजेशन चाहती क्या है। नेक्स्ट, डेवलप्स प्रेमिसेस फॉर ईच अल्टरनेटिव्स। प्रेमिसेस माने अजम्पशंस, फोरकास्ट करना क्या पॉसिबली हो सकता है, क्या अगर हमने पानी पूरी की जो पूरी है उसे बहुत ज़्यादा बनाया तो हमें फ़ायदा है, या हम उतनी बनाए जितनी कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा। हम अजम्पशंस लगाएंगे, हो सकता है कि गर्मियों में ज़्यादा बिके, हो सकता है सर्दियों में ज़्यादा बिके, या हो सकता है जहाँ पे लेडीज़ ज़्यादा है वहाँ बिके, उस एरिया को हम ज़्यादा टारगेट करें, जहाँ लेडीज़ कम है हो सकता है वहाँ कम बिके, ठीक है। तो अपन प्रेमिसेस तय कर रहे हैं, अपन पॉसिबल आउटकम्स को सोच रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं क्या हो सकता है। नेक्स्ट, लिस्ट अल्टरनेटिव वेज ऑफ रीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब अपन ने तय तो कर लिया कि हाँ यहाँ ये हो सकता है, अब जहाँ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है, जहाँ हमारा फायदा है, वहाँ फायदा कराने के लिए किस तरह से हम चीज़ों को इस्तेमाल करें। जैसे समझो यहाँ पे अपन ने पानी पूरी का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, उनकी दुकानें खोल सकते हैं या ठेले लगा सकते हैं। तो कौन सा बेस्ट होगा, या दुकान खोलना या ठेले लगाना, ये डिसाइड करना पड़ेगा मैनेजर्स को। वो जगह जहाँ पे ट्रैफिक बहुत है वहाँ ठेला अच्छा लगेगा, अच्छा चलेगा, क्यों, क्योंकि आप जल्दी जल्दी मूव कर सकते हो, पुलिस वाले आके आपको ठोकेंगे नहीं, ठीक है। अब आप शॉप लगा रहे हो, आपको शॉप के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, रेंट देना पड़ेगा, परमानेंट हो गया, आप मूव नहीं कर पाओगे। तो अपन ने क्या किया, पहले लिस्ट किए कि ये हो सकता है, दुकान हो सकती है, ठेला हो सकता है, कियोस्क हो सकता है, हम पैकेज करके होम डिलीवरी भी दे सकते हैं, ये सारे अपन ने लिस्ट करे अल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इधर है, सॉरी माय बैड, इवैल्यूएट द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर रीचिंग द ऑब्जेक्टिव। अपन ने क्या किया था, जब अपन ने ठेले का डिसीजन लिया तो अपन ने क्या किया, सारे अल्टरनेटिव्स को दिमाग में रखा, अपन ने देखा कि सबसे ज्यादा फायदा किस में, सबसे ज्यादा फायदा है ठेला लगाने में, क्यों, पैसा कम लग रहा है, इन्वेस्टमेंट कम है, मूवेबल है, ठीक है, मोबाइल है, कहीं भी ले जाओ उसको, और ठेले पे ज्यादा बिक्री होती है एज कम्पेयर टू दुकान, क्योंकि सब लोग आते हैं यहाँ पे। तो अपन ने इवैल्यूएट किया बेस्ट अल्टरनेटिव, जो भी मैनेजर्स एक लिस्ट बना रहे हैं अल्टरनेटिव्स की, उसमें से बेस्ट कौन सा है, सबसे एफिशिएंट कौन सा है, वो चूज करेंगे। नेक्स्ट, सिलेक्ट करेंगे उसको, ठीक है। यहाँ पे अपन ने सारे
अल्टरनेटिव्स के फायदे और नुकसान देखे, यहाँ देखा अपन ने कि सबसे बेस्ट कौन है, अपन ने चूज कर लिया उसको। नेक्स्ट आते हैं पुट प्लान्स टू एक्शन। इन प्लान्स को अब आगे भेज देंगे कि हमने ये डिसाइड किया है कि फला फला जगह पे हम अपनी ब्रांच खोलेंगे एज अ ठेला, ठीक है। इन प्लान्स को हमने आगे भेज दिया आगे वाली टीम्स को, और फॉलो अप लेते रहे। 1 महीना खत्म हुआ, 2 महीना खत्म हुआ, अपन फॉलो अप ले रहे हैं। फॉलो अप एज इन अपन चेक कर रहे हैं कि जो हमने प्लान किया था क्या वो अचीव हो पा रहा है, क्या हमने टारगेट सेट किया था जो 50,000 फुल्कियों का, क्या बिक गई 50,000 फुल्कियाँ, नहीं बिकी तो हम चेंज करेंगे अपना प्लान। फिर से प्लानिंग प्रोसेस शुरू होगा, फिर से नए टारगेट सेट होंगे, नए अल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे हम, फिर चूज करेंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ये होता है प्लानिंग का पूरा प्रोसेस। चलो अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, प्लान। अब भाई ये प्लान क्या चीज है, अपन प्लानिंग कर रहे हैं, प्लान ही तो मेन टूल है। सो द प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। किस तरह से आप इन गोल्स को अचीव करोगे वो डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है, और उस डॉक्यूमेंट का नाम है प्लान। प्लान होते हैं 2 टाइप्स के, उनके यूसेज पे बेस्ड, सिंगल यूज प्लान्स और स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज, ठीक है, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, सिंगल यूज नाम में लिखा है, एक बार इन प्लान्स को यूज कर सकते हो। रीड विद मी गाइस, वन टाइम प्लान, वन टाइम यूज प्लान्स, यहां पे आएगा यूज्ड, are used या are made to achieve a particular goal that once achieved will not occur। एक गोल, एक सिंगल इंडिविजुअल गोल को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं वन टाइम यूज प्लान्स। ये गोल जब अचीव हो जाता है तो इनको खत्म कर दिया जाता है, वो गोल दोबारा रीअकर नहीं होगा फ्यूचर में, ठीक है, रीअकर। ओके गाइस, टंग ट्विस्टर, लेट्स प्ले। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, तो फीचर्स देखो जरा, सिंगल यूज प्लान के यूज्ड ओनली वंस, एक बार ही इसको आप यूज करते हो, ठीक है। मीट अ सिंगल डिमांड, एक ऑब्जेक्टिव, एक डिमांड को मीट करने के लिए बनाया जाता है। डिस्कार्डेड व्हेन सिचुएशन इज ओवर, इसको आप हटा देते हो, इसको आप फेंक देते हो कि हाँ हमने अचीव कर लिया हमारा सेट टारगेट जिसके लिए प्लान बनाया गया था, अब इस प्लान को खत्म कर दो, इसका कोई पर्पस बचा नहीं है। न्यू प्लान फॉर अ न्यू सिचुएशन, नई सिचुएशन आई, नया प्लान बनाओ सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, अचीव करने के लिए, ओके, खत्म। नेक्स्ट स्टैंडिंग प्लान, स्टैंडिंग मतलब खड़े हुए, खड़े एज इन लॉन्ग टाइम के लिए बनाए जाते हैं, लॉन्ग टाइम एज इन indefinite, इनका कोई टाइम सेट नहीं होता है। रिपीट यूज प्लान्स दैट फोकस ऑन सिचुएशंस व्हिच अकर रेपिटेडली एंड आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। ये ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा से सदियों से चलते आ रहे हैं और सदियों तक चलते रहेंगे। इनको रेपिटेडली ओवर एंड ओवर यूज किया जाता है, इनको कभी डिस्कार्ड नहीं किया जाता है। इनमें ऑल्दो चेंजेस होते हैं लेकिन इन्हें कभी खत्म नहीं किया जाता, जिस तरह से हम सिंगल यूज प्लान्स को खत्म कर देते हैं। फीचर्स देखो, रिकरिंग फॉर इंडेफिनिट पीरियड, इनका कोई पीरियड डिसाइड नहीं होता कि इतने महीने इतने दिनों तक के लिए आपको बनाया गया है प्लान साहब। स्टेबल इन नेचर, स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि एक एग्जाम्पल देते हैं, इसका ना एक एग्जाम्पल है रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हर बंदे के लिए अलग होते हैं? नहीं, सारे बंदों के लिए एक होते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के लिए एक होते हैं। इंडेफिनिट पीरियड, जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक रूल्स एंड रेगुलेशन सेम रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, बार बार चेंज नहीं करोगे। जैसे कि एक रूल बना दिया, अगर आपने छुट्टी ली बिना बताए तो आपको 500 रुपये डिडक्ट कर देंगे आपकी सैलरी में से, ये सेम रहेगा। ऐसा नहीं करेंगे कि इस दिन 500 कर दिया, अगले दिन करा ही नहीं कुछ, और किसी से कर रहे हैं तो भाई साहब उसकी पूरी सैलरी उड़ा दी, ठीक है। तो ये स्टेबल इन नेचर रहते हैं। गाइडलाइंस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, ये प्रॉपर फ्रेमवर्क देते हैं ताकि केओस ना मचे ऑर्गेनाइजेशन में, सब कुछ इक्विटी इक्वालिटी के साथ हो, स्मूथली हो ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। बहुत शानदार, वेरी गुड। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो सबसे पहला टाइप है हमारा ऑब्जेक्टिव, देखो ऐसे यहाँ पे ना एक ट्राइंगल बना लो। फिर आएंगे अपनी पॉलिसीज, इनसे थोड़ी बड़ी होती हैं। फिर प्रोसीजर्स, रूल्स, प्रोग्राम्स, मेथड्स, और लास्ट में बनते हैं बजट्स, ठीक है। ये ना दिमाग की शक्ति कहाँ ज़्यादा लगेगी, यहाँ पे आप कम घोड़े दौड़ाओगे, फिर थोड़े ज़्यादा 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 बजट में सबसे ज़्यादा आपका दिमाग लगता है, क्योंकि पैसा वगैरह आ जाता है ना। सिर्फ पैसा नहीं होता है बजट, ठीक है। बजट का भी अपन पढ़ते हैं, और किससे रिलेवेंट है बजट, तो अपन पढ़े सबसे पहला टाइप ऑफ प्लान, ऑब्जेक्टिव्स। Oh my, okay, objectives. Objectives are the ends towards which activities are directed. Objectives मतलब आपके finished final goals.
वो एंड्स जहां पे आप सारी एक्टिविटीज को डायरेक्ट कर रहे हो, दे आर द एंड रिजल्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी, हर एक एक्शन जो आप कर रहे हो उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। इसके डिमेंशंस देखो जरा, रिलेटेड टू अ सिंगल एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी, हर एक प्लान के लिए एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव एक एक्टिविटी से रिलेट करता है। रिलेटेड टू रिजल्ट, ऑब्जेक्टिव्स हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे करो या ये स्टेप्स करो तो आप मेरे को अचीव कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव्स में ये बताया जाएगा कि ये है रिजल्ट, ये ही चाहिए, बस ये बताया जाता है उसमें। मेजरेबल एंड क्वांटिटेटिव टर्म्स, इसको ना आप नंबर्स में क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हो ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। ये दिस इज नॉट क्वालिटेटिव कि ये क्वालिटी होनी चाहिए। क्वांटिटी में यूजुअली आप ऑब्जेक्टिव्स को मेजर करते हो। सेल्स 500 यूनिट्स की होनी चाहिए या सेल्स का टर्नओवर होना चाहिए 1 करोड़ रुपए, ठीक है। हैव अ टाइम लिमिट, हमेशा हर एक ऑब्जेक्टिव की एक टाइम लिमिट होती है। 1 महीने में आपको इतनी सेल्स करनी है, 1 महीने में आपको इतना खर्च करना है मार्केटिंग पे, ठीक है। फीचर्स देखो, डिटरमाइंस व्हाट इज टू बी डन, ये बताता है कि क्या होना चाहिए, ये नहीं बताता किस तरह से होना चाहिए, ओके। रिजल्ट बताता है, इज द एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग आप जो कर रहे हो वो किस वजह से कर रहे हो? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो प्लानिंग का एंड रिजल्ट होता है ऑब्जेक्टिव। ऑल एक्टिविटीज आर गाइडेड टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव, सारी एक्टिविटीज जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हो रही है, ठीक है। यहाँ पे होता अपना टाइप 1 खत्म। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है? रीड विद मी एवरीवन। अ स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से अचीव करेंगे, तो अपन स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ना, अपन कहते हैं ना स्ट्रैटेजाइज करो कि मार्क्स चाहिए तो स्ट्रैटेजी बना के पढ़ो, ठीक है। तो वही स्ट्रैटेजी इज दिस। ये क्या बता रहा है? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो आपको हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। इसमें सब कुछ लेआउट रहता है, ठीक है, सारा लेआउट रहता है कि ये करोगे तो ये अचीव कर पाओगे। यूजुअली द टास्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये जो होता है ना स्ट्रैटेजाइजिंग, ये टास्क होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, ठीक है। सीईओज, डायरेक्टर्स ये बनाते हैं स्ट्रैटेजीज कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये होगी स्ट्रैटेजी। डिमेंशंस देखो जल्दी से, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म में क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये होगी हमारी स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी बताती है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम ये कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे, ये प्रोसेस, ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। कौन बता रहा है? स्ट्रैटेजी। एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, रिसोर्सेज को एलोकेट किस तरह से करना है, कहाँ करना है, किसको क्या ड्यूटी देनी है, ये स्ट्रैटेजी में डिसाइड होता है, ठीक है। पानी पूरी का अपन है, ये तो सोच लिया कि ठेला लगाना है, लेकिन अपन ठेला किस तरह से लगाएंगे, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कि ठेला लगा भाई, कौन बनाएगा पानी पूरी, कौन रखेगा टैब की, कितने कस्टमर्स आए, कितने अनसेटिस्फाइड थे, तो ये सब अपन स्ट्रैटेजी में डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट देखो, फीचर्स। इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द बिजनेस एंड प्रोवाइड्स आउटलाइन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस किस तरह से चलेगा, लेआउट कौन दे रहा है? स्ट्रैटेजी, ठीक है। स्ट्रैटेजाइजिंग जब आप करते हो तो आप बेसिकली ब्लूप्रिंट बना रहे हो, ये होगा इस तरह से। अगर आपने ये सक्सेसफुली कर लिया तो आप अचीव कर पाओगे ऑब्जेक्टिव, ओके। इन्फ्लुएंस्ड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, आपकी स्ट्रैटेजी बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट अपन ने पढ़ा था ना, वो सारी फोर्सेस जो कि एक्सटर्नल होती हैं हमारे बिजनेस के, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी स्ट्रैटेजाइजिंग को या स्ट्रैटेजी को। डायरेक्ट्स फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो इसका डिसीजन मेकिंग का पावर या इन्फ्लुएंस कौन रखता है? स्ट्रैटेजी रखती है, ठीक है। स्ट्रैटेजी में सब कुछ डिसाइडेड रहता है क्या होने वाला है फ्यूचर में। नेक्स्ट, पॉलिसी। पॉलिसी क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशंस जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशन। पॉलिसी बना दी, ये हमारी कंपनी पॉलिसी है, इतनी छुट्टियां ही देते हैं हम, ठीक है। छुट्टी की प्रॉब्लम आई कि मैम मेरे को ज़्यादा छुट्टी चाहिए, नहीं, हम महीने की सिर्फ 2 ही छुट्टी देते हैं, पॉलिसी हमारी। एक जनरल रिस्पॉन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टू अ सिचुएशन या प्रॉब्लम इज कॉल्ड पॉलिसी। आया समझ? दीज आर मेड ऑन एवरी लेवल, हर एक लेवल पे अलग अलग पॉलिसी रहती है, टॉप लो, मिडिल लो, लोअर लो, ठीक है। हर एक लेवल पे हर एक जना, हर एक मैनेजर अपने लोगों के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए, सबऑर्डिनेट्स के लिए अलग पॉलिसी बनाता है। ऑलवेज एनकरेजेस इनिशिएटिव्स, अगर आपने पॉलिसी बनाई है तो उससे एनकरेज होता है इनिशिएटिव। जैसे कि अपन एक पॉलिसी बना दी कि अगर आप इतना इतना अचीव करते हो
तो फिर आपको ना कंपनी पर्क्स देगी कि वेकेशन पे जाने देगी, या आपको इतना इंक्रीमेंट मिल जाएगा, इतना बोनस मिल जाएगा, ठीक है। एक पॉलिसी बना दी आपकी कि जैसे स्कूल में नहीं होता इतना % अटेंडेंस चाहिए ही, तो बच्चों को क्या रहता है कि यार अगर 70% का टारगेट सेट किया ना तो यार 100% करते हैं, क्योंकि अपन एकदम क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, सारे टीचर्स अपन को पसंद करेंगे। तो पॉलिसी ऑलवेज इनिशिएट्स इनिशिएटिव। पॉलिसी में आप स्टैंडर्ड एक तय कर रहे हो, आप एक जनरल गाइडलाइन दे रहे हो, एक जनरल रिस्पॉन्स दे रहे हो कि आप ये करोगे तो ये हमारा रिस्पॉन्स है, तो उससे लोगों को एनकरेजमेंट मिलता है कि हम और अच्छा करें, ठीक है। जल्दी से फीचर्स देख लो इसके। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। पॉलिसी किस पे बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड है। जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनके अकॉर्डिंग बनेगी पॉलिसी, ठीक है। वेगली हवा में नहीं बनेगी, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। दीज आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट? ऑब्जेक्टिव्स। गाइड्स मैनेजर्स टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी को किस तरह से आप इंप्लीमेंट करो, ये गाइडलाइन कौन दे रहा है? पॉलिसी, ठीक है। स्ट्रैटेजी अपने आप में गाइडलाइन है, लेकिन उस गाइडलाइन को किस तरह से आप इंप्लीमेंट कराओगे, ये दे रहा है आपको पॉलिसी, ओके। लास्ट देखो, ऑर्गेनाइजेशंस वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स। ये है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसी अलग होती है ना, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे का वैरी करता है पॉलिसी मेकिंग। ये ऑर्गेनाइजेशन का वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स होता है, किस सिचुएशन में, किस प्रॉब्लम में क्या आप रिस्पॉन्स दोगे, पॉलिसी बताती है। चलो भाई, यहाँ भी ये टॉपिक खत्म। अब आते हैं प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स तो अपन को पता है, अपन केमिस्ट्री बायो सब में पढ़ते हैं, प्रोसेस, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या है प्रोसीजर? रिक्वायर्ड स्टेप्स एस्टैब्लिश्ड इन एडवांस टू हैंडल फ्यूचर कंडीशंस। फ्यूचर में कोई सपोज एक कंडीशन हो रही है ABC, उसको, ठीक है, उस फ्यूचर कंडीशन को किस तरह से हैंडल करें, क्या क्या स्टेप्स करें हम, क्या कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करें, वो कौन बताता है हमको? प्रोसीजर। ये प्रोसीजर होता है इस चीज में। अब एक बंदा है जो बहुत छुट्टी ले रहा है, ठीक है, तो उसको अपन को पेनल्टी देनी है। अब पेनल्टी देने का क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है, आया, प्रोसीजर बताएगा। प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर बताएगा, मतलब क्या फॉलो करोगे आप, क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करोगे। नेक्स्ट, प्री डिटरमिन्ड एंड फॉलोड बाय ऑल द एम्प्लॉइज। ये पहले से बता दिया जाता है कि एक होता है ना, इमरजेंसी होती है, आग लगती है, तो अपन एक ड्रिल कराते हैं ना, आपने स्कूल्स में ड्रिल होती है, कैसे भागना है, यहाँ भागना है। प्रोसीजर बताया जाता है पहले से। अपन वेट नहीं करते कि भाई आग लगेगी तो सिखाएंगे बच्चे को, हाँ आज से आग लगी आज सीखो, नहीं, तो पहले से प्री डिटरमिन्ड होता है, सिचुएशन होने से पहले, ठीक है, क्या? प्रोसीजर। नेक्स्ट देखो, मेड कॉमन फॉर ऑल डिपार्टमेंटल लाइंस। सारे डिपार्टमेंटल लाइंस के अपने प्रोसीजर्स हैं और ये सब में अप्लाई होते हैं, ओके। फीचर्स देखो जल्दी से। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज। हर एक एक्टिविटी के लिए डिफरेंट प्रोसीजर है और हर एक प्रोसीजर इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ओके। लेट्स स्लो डाउन, ब्रीथ। जनरली मेंट फॉर इनसाइडर्स ओनली। ये प्रोसीजर्स बाहर वालों के लिए नहीं होते, इनसाइडर्स के लिए होते हैं जनरली। आर मोस्टली क्रोनोलॉजिकल इन ऑर्डर। आप प्रोसीजर को ऐसे नहीं फॉलो करते हो कि ए कर लिया तो फिर जी कर लिया, फिर बी कर लिया, फिर ई कर लिया। आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फॉलो करते हो, जैसे ए किया, फिर बी किया, फिर ई किया, फिर जी किया, जनरली, ठीक है, मोस्टली यही होता है। नेक्स्ट देखो, अपन जल्दी जल्दी कर रहे हैं गाइस, बहुत शानदार तरीके से याद हो रहा है आप लोगों को। आई होप अपन होशियारी ना दिखा रहे हो, नोट्स बना रहे हो। नहीं बनाए तो फिर से देखना पड़ेगा भाई वीडियो, योर लॉस, सैड, ठीक है। रूल्स देखो भाई, रूल्स क्या है सबको पता है, नियम कानून जो कि अंदर नहीं होता है। स्पेशल एक्शंस और नॉन एक्शंस ऑफ एम्प्लॉइज, ये क्या होते हैं? रूल्स। आगे देखो क्या कह रहा है, देयर इज नो डिस्क्रिशन। सो बेसिकली रूल्स क्या चीज है? देखो, नियम। नियम मतलब आपको इस तरह से ये एक्शन करना है, ये रूल है, ठीक है। आपको 70% अटेंडेंस चाहिए, रूल है, ठीक है। आपको एक सर्टेन वे में आना है, एक सर्टेन प्रेजेंटेबल वे में आना है। आपको रेड कलर की टी शर्ट पहननी है, रूल है, ठीक है। आपको यू ओनली हैव टू स्पीक एंड टॉक इन इंग्लिश, दैट इज अ रूल, ठीक है। ये रूल्स है। सो एक्शंस या नॉन एक्शंस होते हैं स्पेशल कैटेगरी के, ओके। ये डिस्क्रिशन नहीं है, यहाँ पे डिस्क्रिशन मतलब हर एक पे अप्लाई सेम तरीके से होगा। यहाँ पे आप डेविएट नहीं कर सकते कि यार हर एक पे ना अलग अलग तरीके से अप्लाई कर रहे हो रूल, सबके लिए सेम रूल्स होंगे, ओके। सबके अगर यूनिफॉर्म है तो सबको यूनिफॉर्म पहन के आना पड़ेगा, दैट इज अ रूल, ओके।
फॉलोड स्ट्रिक्टली, ये रूल्स को हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, और अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं। फीचर्स देखो, कोड ऑफ कंडक्ट और जनरल इंस्ट्रक्शंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। रूल्स क्या बताते हैं, किस तरह का कोड ऑफ कंडक्ट होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम एक चेन फॉलो कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, जो ए है वो पहले बी से बात करेगा, सी से बात करेगा और डी तक फिर बात पहुंचेगी, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होना ही है। ए कूदी मार के डी के पास नहीं जा सकता, ठीक है, ए को ही पूरी चेन फॉलो करनी पड़ेगी। दिस इज अ रूल। हमें कम्युनिकेशन चेन, स्केलर चेन को फॉलो करना है, ठीक है, आया समझ में। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा, और जनरल इंस्ट्रक्शंस कि आपको हम जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो होंगे। जो स्पेसिफाइज व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है, किस तरह से करना है, कौन बता रहा है, रूल्स। आर रिजिड होते हैं, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, ये डायनेमिक नहीं होते हैं, चेंजिंग नहीं होते हैं, दीज आर रिजिड, एक बार फुल एंड फाइनल डिसाइड हो जाता है। स्ट्रिंजेंट, वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो करना आपको, इनमें डिविएशंस नहीं आ सकते, इनको लेट लूज नहीं कर सकते। कंपल्सिव इन नेचर, ये कंपल्सरी होता है इनको फॉलो करना, ठीक है, आप स्लैक नहीं कर सकते कि यार आज मनु ऑफिस गए, नहीं हुआ नहीं गए। रूल्स आर रूल्स बोलते हैं ना, हर एक पे रूल्स सेम अप्लाई होंगे। अब वो सीईओ हो, एम्प्लॉय हो, अगर एक रूल बना दिया गया है जो सारे मेंबर्स पे अप्लाई हो रहा है तो सब पे अप्लाई होगा इक्वली, ये कंपल्सरी होगा फॉलो करना, रूल्स हो गए अपने यहाँ पे। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम्स। रीड विद मी गाइज, व्हाट इज अ प्रोग्राम? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स। ये जो अपन ने पढ़ा है ना, इन सबका मिश्रण बना दोगे ना, मिश्रण तो बन जाएगा आपका प्रोग्राम। देखो और क्या लिखा है, मेड टू गेट अ सिस्टमैटिक वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा प्रोग्राम बनाया है हमारी कंपनी ने, ठीक है। प्रोग्राम मतलब गोल्स, ठीक है, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और रूल्स का मिश्रण, ये सबका पैकेज जब कर देते हो तो प्रोग्राम बना दिया जाता है। ये एक सिस्टमैटिक और स्मूथ वर्किंग के लिए बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। प्रिपेयर्ड एट डिफरेंट लेवल्स, एट हर एक लेवल पे अपना प्रोग्राम चलता है, हर एक लेवल प्रोग्राम्स डिफरेंट तरीके के बनाता है। फीचर्स देखो, डिटेल स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट देखो, प्रोजेक्ट है ये, देखो ये है ना प्रोजेक्ट अपना, यहाँ बना है प्रोजेक्ट, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट में क्या हमारा गोल है, ये हमारा गोल है, ठीक है। इस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या पॉलिसीज होगी, ठीक है, क्या हम रूल्स फॉलो करेंगे, ये रूल्स ऐसे नहीं करने हैं, ये नहीं करना है ऐसे, ठीक है। ये सब कौन बताता है एक प्रोजेक्ट के लिए, एक स्टेटमेंट, डिटेल स्टेटमेंट, जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम। नेक्स्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स, ठीक है। अपन ने जो डेफिनेशन में देखा वही एक्सप्लेन किया। इज प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, अलग अलग चीजों के लिए बनाया जाता है अलग अलग प्रोग्राम, ठीक है। इंश्योर सिस्टमैटिक वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ इसमें प्लान्ड आउट रहता है, तो ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि सिस्टमैटिकली हर काम हो, हर काम उस एक्टिविटी को अचीव करने के लिए, उस एम को अचीव करने के लिए, हर एक्टिविटी। ओके, मेथड्स। मेथड क्या है, फॉर्मलाइज्ड और सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन और रेपिटेटिव जॉब्स, ठीक है। बार बार जो आपको काम करना है उसको आप किस सिस्टमैटिक वे में करो, उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम मेथड, ठीक है। इट एलिमिनेट्स डाउट्स एंड कॉजेस, it eliminates doubts and causes uniformity in actions. Actions सेम तरीके से, सेम जगह आप सेम टाइम पे, सेम वे में करो, ये इंश्योर करता है कौन, मेथड। देखो मेथड कैसा, अपन मैथ्स में मेथड्स पढ़ते हैं ना, सारे बच्चे सेम मेथड फॉलो करके सम सॉल्व करते हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी मेथड्स फॉलो किए जाते हैं। कि अगर आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है किसी सिस्टम पे, तो एक मेथड होता है, आप उसको ड्राफ्ट करोगे, आप रिव्यूअर से चेक करवाओगे कि इसमें मिस्टेक्स तो नहीं है, फिर नेक्स्ट पर्सन उसको चेक करेगा, फिर अपलोड करवाने जाओगे आप उसको, तो एक मेथड बनाया गया। क्या हो रहा है, सिस्टमैटिक वर्किंग हो रही है, रूटीन रेपिटेटिव जॉब को हम एफिशिएंटली विदाउट एरर्स कर रहे हैं, डाउट्स हट जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यूनिफॉर्मिटी आ जाती है कि सब लोग यही मेथड अप्लाई करेंगे, यही अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट देखो, हेल्प्स इन अप्लाइंग टेक्निक्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। अरे यार ये हम कैंसिल कर देते हैं लाइन को। सो किड्स,
पे अटेंशन अगेन, दैट वाज अ ब्रेक फॉर यू गाइस। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन करवाता है मेथड, मतलब ये स्टैंडर्ड सेट कर देता है कि भाई ये इस तरह से होगा, ये मेथड आपको फॉलो करना है। स्टैंडर्ड सेट हो गया, सभी लोग यही मेथड फॉलो करेंगे। सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, आसानी हो जाती है, क्योंकि एक बार आप उसको समझ गए, सीख गए, तो उसमें कुछ चेंज होता नहीं, वही आपको रोज रोज आके वही करना है। मेथड बना दिया गया, आना है आपको, पंच करना है, साइन करना है, अटेंडेंस लगानी है, ठीक है, इजी हो गया। स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि ऐसे ऐसे करना है, सिंप्लीफाई हो गया कि अपन को यही काम करना है डेली रूटीन में। जल्दी से इसके देख लो फीचर्स। स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ परफॉर्मिंग टास्क्स, ठीक है, ये कौन कर रहा है, मेथड्स इंप्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ डूइंग टास्क्स, हर एक टास्क के लिए अलग मेथड बना हुआ है। सेव्स टाइम, ऑब्वियसली अगर आपको एक मेथड दे दिया गया है कि यही फॉलो करना है, आप रोज वही चीज कर रहे हो, आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हो, आपका टाइम बचता है, मनी बचता है, क्योंकि आपने सबसे अच्छा मेथड चूज किया होगा। बहुत सारे मेथड्स होंगे, उनमें से सबसे अच्छा मेथड आपने चूज किया, वो सबसे अच्छा मेथड अगर आप फॉलो करवा पा रहे हो अपने एम्प्लॉय से अच्छे से, तो आप मनी सेव कर रहे हो एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी, क्योंकि वो रेपिटेटिवली हो रहा है, तो एक एम्प्लॉय उसमें एक्सपर्ट हो जाता है और उसी मेथड को बहुत शानदार तरीके से एफिशिएंटली विद लो कॉस्ट एंड हाई आउटपुट परफॉर्म कर पाता है। वैरी फ्रॉम टास्क टू टास्क, हर एक टास्क के लिए, हर एक जॉब के लिए अलग मेथड होता है। ओके, लो भैया, मेथड्स की कहानी खत्म। अब आते हैं अपन लास्ट टॉपिक पे, जो कि है बजट, ठीक है। बजट बनाते हैं ना अपन, मंथली बजट, वही चीज है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन यहाँ कैच है, क्या कैच है, रीड विद मी। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, जरूरी नहीं है ये फाइनेंशियल नेचर का ही हो, आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो रिजल्ट, उसको अगर आप न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखते हो तो बनाते हो आप बजट, ठीक है। देखो, मोस्टली फाइनेंशियल इन नेचर एंड ऑलवेज मेजरेबल, जो भी बजट्स बनते हैं वो मोस्टली फाइनेंशियल इन नेचर होते हैं, करेंसी, पैसों से रिलेटेड होते हैं, और मेजरेबल इन नेचर होते हैं। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को आप मेजर कर सकते हो। प्रिपेयर्ड एट एवरी लेवल, हर एक लेवल अपने लिए अलग बजट बनाता है। एंड मोस्ट कॉमन इज कैश बजट, यूजुअली कैश बजट बनता है। लेकिन एक और तरीका बजट अगर अपन एग्जांपल लें तो होता है आवरली वर्क इनपुट बजट। हर एक बंदा कितना वर्क इनपुट देगा, कितने आवर्स देगा, पर्सन ए है वो देगा 2 घंटे 2 आवर्स, ठीक है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि इतना तो तुम दोगे। बी दे रहा है 3 आवर्स, ठीक है, तो ये हो गया अपना आवरली इनपुट बजट। ओके, अब इसकी फीचर्स देख लो। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म्स, वही चीज बोल दी ने फीचर में। सर्व्स एज स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एंड कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, आपने एक एक्सपेक्टेड चीज को मेजरेबल न्यूमेरिकल टर्म्स में लिख लिया, एक टारगेट सेट कर लिया, ठीक है। अब आपने जब एक्चुअली वो टारगेट अचीव किया, उसको आपने ये बजट से कंपेयर किया। देखो, जैसे कि अपन लेते हैं कैश बजट, आपने डिसाइड किया था कि बजट बनाते अपन 500 रुपए जाएंगे मार्केटिंग में, 1000 रुपए जाएंगे प्रोडक्शन में। अब जब ये अचीव हुआ, ये एक महीने का बजट बना लिया, 1 महीने बाद जब ये अचीव हुआ तो मार्केटिंग में एक्चुअली चले गए 600 और इसमें चले गए ओनली 500, ठीक है। तो आप बेसिकली कंपैरिजन के लिए स्टैंडर्ड सेट कर पा रहे हो। कंपैरिजन तभी कर पाओगे जब आपके पास एक स्टैंडर्ड होगा, जब आपके पास एक बेस होगा। तो बेस कौन बना रहा है, बजट बना रहा है। क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स, फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हम क्वांटिफाई कर पाते। क्वांटिफाई मतलब न्यूमेरिकल मेजरेबल वैल्यू में दिखा पाते, कहाँ, बजट में। तो भाई साहब यहाँ पे बजट भी हो गया अपना खत्म। इसी के साथ अपन करते हैं चैप्टर को रैप। तो अपना चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग हो गया खत्म। अपन ने पढ़ा क्या है प्लान, क्या उसके ट्रेड्स है, क्या लिमिटेशन है, कितने तरह का होता है प्लान। अगर आया है वीडियो पसंद, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, हिट द लाइक बटन इन द फेस एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो पसंद आया है ना तो भाई लोग स्टेप अप अकेडमी जरूर विजिट करना, क्योंकि बेहतरीन वीडियोस मिलेंगे आपको। अब हम आपसे मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक लॉट्स ऑफ केयर एंड टूडल्स।